Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's session we are going to discuss a very important topic, Enron case and its lessons. So it's a very important topic for your JIU examination and you want to know more important topics for this examination, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। उस पे क्लिक करने पे आप एक ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे जिसमें आपको JIB के जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं। एनरॉन केस क्या है? तो एनरॉन स्कैंडल जब हुआ था तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए, सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए, जिससे कि यूएस की ये जो कंपनी है जो एनर्जी कमोडिटीज और सर्विसेज में डील करती थी, ये कंपनी डूब गई थी। इनको बैंकरप्सी के लिए फाइल करना पड़ा था और इसके साथ साथ एक आर्थर एंडरसन एलएलपी था जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड था, वो भी डिसॉल्व हो गया था। एंड इनके पास $60 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स थे और अब तक की सबसे बड़ी बैंकरप्सी फाइलिंग्स में से ये एनरॉन कंपनी थी। और इस कंपनी के डूबने के बाद काफी डिबेट हुआ कि हमें बेटर लेजिस्लेशन लाने की जरूरत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कंपनी डूबी थी इसमें फ्रॉड जो था वो एक बहुत बड़ा रीजन था इस कंपनी के डूबने का। इस कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, जिससे कि शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है वो एकदम से एक साल के अंदर अंदर ही वाइप आउट हो गया था। और इस कंपनी ने जो फ्रॉड किया था उसी के कारण एक टर्म भी आया था जिसे हम एंड्रोनॉमिक्स बोलते हैं, यानी कि वो अकाउंटिंग टेक्निक्स जो एनरॉन कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज ने यूज किया था कंपनी के फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को, इसके लॉसेस को, इसकी टॉक्सिक एसेट्स को छुपाने के लिए और इसकी डेट को छुपाने के लिए, और ये सारी चीजें शेयर होल्डर से छुपाई गई थी। तो जो इन्होंने सारी टेक्निक्स यूज करी गई थी इन्हें एंड्रोनॉमिक्स बोला जाता है। तो ये जो कंपनी है इन्होंने यूएस में काम शुरू किया था नेचुरल गैस पाइपलाइन कंपनी के तौर पे, फिर धीरे धीरे काफी एग्रेसिवली इन्होंने कैपिटलाइज किया और जो यूएस का जो एनर्जी मार्केट है वो डीरेगुलेट हो गया, प्राइवेटाइजेशन आना शुरू हो गया, तो इन्होंने भी काफी ज्यादा उसके बाद इवॉल्व किया और ये पाइपलाइंस से इवॉल्व होके एनर्जी ट्रेडिंग जायंट बन गए। सप्लायर्स और कंज्यूमर्स के बीच में ये एनर्जी को लेके इंटरमीडियरी बन गए और अपने पीक पे ये 7th नंबर पे था। फॉर्च्यून 500 कंपनीज का जो लिस्ट आता है 2000 में ये फॉर्च्यून 500 वाली लिस्ट में 7th नंबर पे था और इन्होंने 2000 ईयर के अंदर $100 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। तो बहुत बड़ी कंपनी थी। और इस कंपनी का कल्चर कैसा था? एक तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, कुछ एग्जीक्यूटिव थे टॉप के जैसे कि केनेथ ले थे, सीएफओ थे एंड्रयू फास्टो, ये ज्यादा पावर होल्ड करते थे कंपनी के अंदर। तो सेंट्रलाइज्ड यहाँ पे अथॉरिटी थी और काफी एक्सट्रीम एम्बिशन था इनकी मैनेजमेंट का कि हमें ये वाले प्रॉफिट टारगेट्स मीट करना है। बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता था एम्प्लॉयज को टारगेट्स को मीट करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी नहीं थी ज्यादा। ठीक है, जो मैनेजर्स थे ना उन्होंने अपने सारे लॉसेस को, सारे घपलों को हाइड किया था इल्यूजन ऑफ सक्सेस के पीछे। हम बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, छोटे मोटे इशू से कुछ नहीं होने वाला हमारी कंपनी को। लेकिन फिर क्राइसिस हुआ इस कंपनी में। इस कंपनी के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे शैरॉन वॉटकिंस थे, इन्होंने विसल ब्लो किया, इन्होंने एक्सपोज किया कि भाई इस कंपनी में तो अकाउंटिंग फ्रॉड चल रहा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है, डेट्स जो है वो हाइड करके रखी गई हैं और इफ इस कंपनी ने ऑफ बैलेंस शीट एंटिटीज क्रिएट की हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया है जो इनके $1 बिलियन की डेट को छुपा रहा है। और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं इन्हीं पे इनके स्टॉक बेस्ड हैं। तो अगर ये चीज सामने आएगी तो फिर कंपनी ढेर हो जाएगी कि डेट बहुत ज्यादा है और शेयर भी उसी पे बेस्ड है, इनका जो प्राइस इतना ज्यादा है ना वो भी इसी पे बेस्ड है। लोगों को पता ही नहीं है कि इतना डेट है इस कंपनी में और स्पेशल पर्पस व्हीकल इन्वॉल्व है जो ऑफ बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में शो भी नहीं हो रहे हैं। और ये जब चीज सामने आई तो इनका जो सीईओ था जेफरी स्किलिंग, उसने एब्रप्टली रिजाइन कर दिया 2001 के अंदर, अपने शेयर्स को सोल्ड कर दिया। सीएफओ एंड्रयू फास्टो जो था उसे फायर किया गया फ्रॉड ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए। इस कंपनी ने दिसंबर 2001 में फिर बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया था एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएस हिस्ट्री के अंदर ये बैंकरप्सी फाइल किया गया था। इसका जो स्टॉक प्राइस था एक साल के अंदर $90 से $0.26 पे आ गया था। तो $74 बिलियन का जो शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है वो वाइप आउट हो गया था। इवन जो इसके ऑडिटर थे आर्थर एंडरसन,
इन्हें भी कन्विक्ट किया गया था कि तुमने जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को श्रेड किया था और फर्म फिर अल्टीमेटली कोलैप्स हो गया था। 85,000 लोगों की नौकरियां चली गई थी ग्लोबली। क्यों? क्योंकि इन्होंने फ्रॉड किया, इन्होंने प्रॉफिट छुपाए, इन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बना के उनके थ्रू डेट लिया, डायरेक्टली डेट नहीं लिया। तो वो छुपी हुई चीजें थी और इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा था। तो क्राइसिस हुआ क्यों है? एग्रेसिवली ग्रोथ करना चाहते थे, अनरियलिस्टिक इनके टारगेट से कि हमें किसी भी तरीके से जीतना है, प्रॉफिट अर्न करने ही करने हैं। इनके एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता था, बहुत ज्यादा इन्होंने डाइवर्सिफाई किया। देखो तुम्हारा मेन काम क्या है, पाइपलाइन, एनर्जी, उससे रिलेटेड, लेकिन इन्होंने नॉन कोर बिजनेस, ब्रॉडबैंड में चले गए, वेदर डेरिवेटिव्स में चले गए, कोई इनको एक्सपर्टीज नहीं था वहां पे, लेकिन लॉसेस पे लॉसेस इन्होंने बेयर किए। इनकी अकाउंटिंग फ्रॉडुलेंट थी। इन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को यूज किया अपने डेट को छुपाने के लिए और अपने प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करने के लिए। ठीक है, तो जो अभी फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं उन्हें भी इन्होंने पहले ही बुक कर लेते, मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग यूज करते थे, फ्यूचर प्रॉफिट्स को पहले ही ये बुक कर लेते थे। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर है। जो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा इग्नोर किया। जो फास्टो था इनका, जो फास्टो नाम का इनका सीएफओ था, वो फ्रॉड में बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व था। वो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स भी रन कर रहा था और साथ के साथ वो सीएफओ भी था। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वो दोनों जगह इन्वॉल्व है। एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो डेट होल्ड कर रहे हैं, और ये सीएफओ भी था। तो इस चीज को बोर्ड ने इग्नोर कर दिया। और इनका जो इंसेंटिव सिस्टम था ना, वो शॉर्ट टर्म स्टॉक परफॉर्मेंस पे टाइट था, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे टाइट था कि अभी की चिंता करो, आगे का कोई सोच ही नहीं रहा। ठीक है, अनएथिकल बिहेवियर करते थे लोग भी किसी भी तरीके से पैसा कमाने के लिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिर बढ़ता गया, चीजें इन्फ्लेट होती गई और अल्टीमेटली फिर ये कंपनी जो है डूब गई है। इससे बहुत सारे हमें एथिकल लेसन्स सीखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए है। एक सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट आया था 2002 में, जिसमें ये मैंडेट किया गया कि जो भी यूएस में सीईओ सीएफओज होंगे, उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स होने चाहिए और विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए है। ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे फोकस किया गया, ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लाए गए ऑडिटर्स के लिए। अगर वो अपने क्लाइंट्स को कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वहां पे स्ट्रिक्टनेस लाया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाया गया है कि उन्हें भी रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना है, ऑडिट प्रोसेस को ओवरसी करना है। विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन के लिए बात की गई। ठीक है, शेरॉन वॉटकिंस ने विसल ब्लो किया था, तो उनकी लीगल सेफ्टी होनी चाहिए। जो विसल ब्लोअर है, इस बारे में बात की गई। और इस एनरॉन केस के बाद बहुत एक कल्चरल शिफ्ट आया था यूएसए में। ये देखा गया कि शॉर्ट टर्म की जगह हमें लॉन्ग टर्म को प्रायोरिटाइज करना है। आपको सिर्फ क्वार्टरली प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म आपकी कंपनी कैसे सस्टेन करेगी उसके बारे में सोचना है। और कंपनी का एथिकल लीडरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वही टोन सेट करते हैं। अगर आपके लीडर्स इंटेग्रिटी शो करते हैं तो फिर इंप्लॉइज भी इंटेग्रिटी शो करते हैं। और अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो आपके पास एक्सपर्टीज होना चाहिए। किसी भी बिजनेस में हाथ मत डालिए, रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस केस का ग्लोबल इंपैक्ट हुआ था, तो जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर में, उनके अंदर एक डिस्ट्रस्ट आ गया था। उनको लगा कि क्या अ, सिर्फ यही कंपनी है जिसने फ्रॉड किया है? क्या गारंटी है कि जो बाकी के कंपनीज है दुनिया में वो भी ऐसे फ्रॉड नहीं कर रहे हैं? और बहुत सारे दुनिया भर में लॉज लाए गए। यूके में कंपनीज है 2006 लाया गया स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस लाने के लिए। और एमबीए प्रोग्राम्स में एथिक्स को एक कोर कंपोनेंट बनाया गया कि अगर बिजनेस करना है, एथिकली बिजनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एनरॉन इफेक्ट भी एक टर्म आया। ये जो एक केस हुआ था, ये अभी तक बेंचमार्क माना जाता है कॉर्पोरेट फ्रॉड के अंदर, जो हमें रिमाइंड करता है कि बिना प्रिंसिपल्स के अगर आप प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे तो आप सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ही जाओगे। ठीक है, हमें स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस की जरूरत है, ज्यादा हाइटेंड स्क्रूटनी की जरूरत है, और एथिकल गवर्नेंस पे भी ग्लोबल लेवल पे फोकस आया कि एथिकली काम करना कितना ज्यादा जरूरी है। अब इसके रिगार्डिंग हम एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग लर्निंग्स फ्रॉम द एनरॉन स्कैंडल?
अनएथिकल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड नेवर बी यूज टू इन्फ्लेट बिजनेस परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही, अनएथिकल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस नहीं यूज होनी चाहिए। एक्सेसिव परफॉर्मेंस प्रेशर्स ऑफन लीड्स टू अनएथिकल बिजनेस बिहेवियर। बिल्कुल सही, अगर आप ज्यादा परफॉर्मेंस का जोर डालोगे तो अनएथिकल बिहेवियर होगा। गुड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज अलोन गारंटी लॉन्ग टर्म सक्सेस, नॉट अनफेयर प्रैक्टिसेस। अगर आप अनफेयर प्रैक्टिसेस करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में कभी भी बढ़िया से काम नहीं कर सकते हो। अच्छी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जरूरी है। प्रिवेंटिव ऑडिट्स कैन डिटेक्ट एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम अर्ली इन क्राइसिस। देखो, अगर आप प्रिवेंटिव ऑडिट्स करते रहो, ऑडिट ढंग से होगा तो भी क्राइसिस को अर्ली पकड़ा जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन इनटू नॉन कोर बिजनेस इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो कोर बिजनेस है उस पर फोकस करो, जिसमें आपका एक्सपर्टीज नहीं है वहां पे आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो अगर आप नवंबर जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारे सारे जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनके आपको डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, प्लस आपको एग्जाम से जस्ट पहले लाइव सेशंस मिलेंगे फॉर योर रिविजन्स। साथ में ही टेस्ट सीरीज है, नोट्स हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी अवेलेबल है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।